सभी को मेरा नमस्कार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित कॉटन J34 फ्यूचर्स बीएसई पर प्राइस रिस्क मैनेज करने का टूल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आज इस वेबिनार में श्री अतुल गणात्रा, प्रेसिडेंट कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री राकेश राठी, पूर्व अध्यक्ष इंडियन कॉटन एसोसिएशन, श्री पिनाकिन दवे, डीजीएम प्रोडक्ट्स बीएसई लिमिटेड और श्री रविंद्र गौड़, संस्थापक निदेशक नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मुख्य वक्ता हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। वेबिनार की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि फेस पेज का हमने लिंक इस चैट बॉक्स में पोस्ट किया है, वहां पर भी इसी वेबिनार को देखा जा सकता है। वेबिनार की शुरुआत कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अतुल गणात्रा जी से अनुरोध है कि वे कॉटन की पैदावार, मांग, खपत और संपूर्ण इंडस्ट्रीज के लिए चालू मार्केटिंग वर्ष कैसा रहा और नए खरीफ वर्ष में कपास की खेती और मौजूदा हालात पर अपनी बात रखें। शुरुआत श्री अतुल गणात्रा जी से। श्री अतुल जी। जी, गुड इवनिंग और नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। कमल जी, माय वॉइस इज क्लियर? अतुल भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है सर। जी आ रहा है। राकेश जी आ रहा है। अच्छा, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। ये करंट सीजन जो रहा वो एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा। फार्मर्स को कपास के रिकॉर्ड हाई प्राइस मिले। जिनिंग फैक्ट्री वालों को कॉटन सीड और कॉटन बेल्स का जो स्टॉक किया उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। स्पिनिंग मिल्स के लिए यह साल गोल्डन ईयर रहा। कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस भी इस साल अच्छा रहा और सभी कॉटन के ब्रोकर का भी इस साल बिजनेस अच्छा रहा। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन, उन्होंने भी जो लॉस किया था उसको काफी रिकवर कर लिया। कॉटन के रेट बढ़ने से गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी लॉस रिकवर किया। तो ओवरऑल इस साल हम कह सकते हैं कि पूरी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल चेन के लिए विन विन सिचुएशन रहा। तो साल बहुत अच्छा रहा। हमारा जो कॉटन क्रॉप 2020-21 की हम अगर बात करें तो हमारे कॉटन क्रॉप कमेटी के ऑल इंडिया लेवल पे 30 मेंबर्स हैं। उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कॉटन क्रॉप की, उनके हिसाब से प्रोडक्शन इस साल हमारा 355 लाख बेल्स का रहा और कॉटन का कंजम्पशन 330 लाख बेल्स का रहा और कॉटन का एक्सपोर्ट 75 to 77 लाख बेल्स रहने का अंदाज है और कॉटन इंपोर्ट 10 लाख बेल्स जितना हो सकता है। और जो 30 सितंबर 2021 को कॉटन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 82.50 बेल्स रहने का अंदाज है। अब बात करें नए क्रॉप का, आपने जैसे पूछा सीजन का, तो आज की तारीख में नया स्टैंडिंग क्रॉप इंडिया का जो है वो कंडीशन बहुत अच्छी है और फील्ड्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस साल यील्ड में काफी सुधार होगा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने की संभावना दिख रही है और ओवरऑल क्रॉप कंडीशन अच्छी है। जी कमल जी। जी धन्यवाद अतुल जी। आपने एक ब्रीफ में पूरी इंडस्ट्री के हालात और पिछले साल ये करंट ईयर के क्रॉप और नेक्स्ट ईयर के बारे में आपने जानकारी दी। अब मैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री राकेश राठी जी से आग्रह करूंगा कि वे उत्तर भारत में कपास की पैदावार और इंडस्ट्रीज में आए परिवर्तनों के साथ इस साल उत्तर भारत में कपास के उत्पादन पर अपनी बात रखें। श्री राकेश जी। सर, इस बार जो है हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर
करीबन 2-2.25 लाख हेक्टेयर की जो है वो बिजाई कम हुई है। उसका मेन कारण क्या है कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर का जो है वो रिपेयर चल रही थी, उसकी वजह से उस वहाँ जब ज़्यादा है एरिया कट हुआ है। और कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों ने कॉटन को छोड़ के उसकी जगह अल्टरनेटिव क्रॉप जैसे बाजरी है या और चीज़ों की बिजाई की है, क्योंकि उनको नेक्स्ट जो क्रॉप है कॉटन के बाद में वो मस्टर्ड सीड की चाहिए। तो मस्टर्ड सीड के लिए कॉटन जो है वो बेटर कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर वो अब कॉटन लगाते हैं तो बाद के अंदर जो है वो उसके ऊपर मस्टर्ड सीड की क्रॉप वो पैदा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कॉटन को छोड़ के मूंग, बाजरा और गवार जैसी जो है अल्टरनेटिव को चूज किया है। उसके वजह से हमारे यहाँ एरिया कम हुआ है। क्रॉप की पोजीशन बहुत बढ़िया है, सिवाय 2 एरिया को छोड़ के। एक तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाजिल्का जहाँ पे मात्र जो है वो 2.5 इंच के करीब जो है वो बरसात हुई है, या श्री गंगानगर का एरिया है जहाँ करीबन 3.5 इंच जो है वो बरसात हुई है। हालांकि पानी की अवेलेबिलिटी है, परंतु वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो है बरसात की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो कॉटन की वेजिटेटिव ग्रोथ कम है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम रहने से नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, उसके चलते हुए नंबर ऑफ बॉल्स कम रहेंगे। अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द लोअर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर प्रोडक्शन। बट अगर हम सारा देखें तो लगता है भी हम लास्ट ईयर जितनी क्रॉप जो है वो कर सकते हैं, परंतु उससे पहले सितंबर और अगस्त का महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे 70-75 लाख गांठ होने की संभावना हो गई थी, परंतु जो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर बरसात होने से जो है वो 10 लाख गांठों का जो है वो यहाँ पे घटोती हो गई है। तो अब लगता है भी जैसे लास्ट ईयर 65 लाख गांठ के करीब हुई थी, उतनी क्रॉप हो सकती है या उससे 2-4 लाख गांठ घट बढ़ सकती है, सब्जेक्ट टू आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मौसम कैसा रहेगा। जी धन्यवाद राकेश जी। बीएससी लिमिटेड के डीजीएम प्रोडक्ट श्री पिनाकिन दवे जी से अनुरोध है कि वे बीएससी के कॉटन J34 फ्यूचर्स की अहम विशेषताओं से अवगत कराएं एवं साथ में ये प्राइस रिस्क मैनेज करने का कैसे एक बेस्ट टूल है, इस पर अपनी बात रखें। श्री पिनाकिन दवे जी। गुड इवनिंग आप सभी को। कमल जी, क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है? क्या आप सुन सकते हैं? आवाज आ रही है, वीडियो बंद है आपका सर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का, क्योंकि मैं एक्चुअली 3:30 बजे ऑफिस से निकला था पर अभी तक घर नहीं पहुंच पाया हूँ और गाड़ी में हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा हुआ है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आभारी हूँ आपका, अतुल जी का, राकेश राठी जी का, आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने जो यहाँ पर जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाने में हमारी हौसला अफजाई की है। मैं आभारी हूँ हमारे प्रोडक्ट वर्किंग ग्रुप के हर एक मेंबर का, जिनके सुझाव से हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं जो कि मार्केट के सुझाव से बने और मार्केट के स्टेक होल्डर्स के लिए बने। ऐसी एक कोशिश थी J34 कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने की, क्योंकि ये नॉर्थ बेस्ड वैरायटी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये पहली कोशिश हमने की है जहां पर नॉर्थ इंडिया के मिलर्स, स्पिनर्स या जिनर्स के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिसके साथ वो जुड़कर ज्यादा से ज्यादा अपने प्राइस के रिस्क को हेज करे यहाँ पर जुड़कर। और इसकी जो खास बात है, जो इसके डिलीवरी सेंटर्स हैं, ये कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है और इसके जो डिलीवरी सेंटर्स हमने जो रखे हैं, जो मुख्य सेंटर रखा है वो हनुमानगढ़ का रखा है और बाकी के एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स जो रखे हैं वो अबोहर, सिरसा और बठिंडा रखा गया है। इसी के साथ जो इसका ट्रेडिंग यूनिट है वो 25 बेल का ही रखा गया है, क्योंकि काफी टाइम से ट्रेड को इस ट्रेडिंग लॉट की एक सुविधा सी हो गई है। सो वी हैव एंश्योर्ड दैट द ट्रेडिंग लॉट रिमेन्स द सेम और सभी पैरामीटर्स जो दूसरे हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में हमने ब्रीफ किए ही हैं। और इसके जो दूसरे जो फायदे हैं, जो इसका
जो उसका खास बात है, एक्सपायरी का जो लास्ट ट्रेडिंग डे है वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है। और इसमें हमने शुरुआत की है बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट से। तो अभी फिलहाल आपको ट्रेडिंग के लिए अक्टूबर और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मुहैया कराया है। आगे चलकर इसमें और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लॉन्च करेंगे ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और अपने प्राइस के रिस्क को हेज करके ये प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लाभ ले सके। जी धन्यवाद पिनाकिन जी। अब मैं नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री रविंद्र गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने एफपीओ की स्थापना, कॉटन किसानों को किस तरह उनके एफपीओ के माध्यम से लाभ हो रहा है, इस पर अपनी बात रखें। और उम्मीद करता हूं कि वे अधिक से अधिक किसानों को बीएसई के J34 कॉटन वायदा के बारे में जानकारियों से अवगत कराएंगे जो अभी हमें पिनाकिन जी ने दी है। आप उनसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। और ये अहम बात है कि ये एफपीओ राजस्थान का है और हम ये जानते हैं कि उत्तर भारत में ही कॉटन J34 की पैदावार होती है। श्री रविंद्र गौड़ जी। सर रविंद्र जी, आप अपने वॉइस को ऑन कीजिए। आप को ये परमिशन है कि आप अपनी वॉइस ऑन करके और बोल सकते हैं सर। सर सभी को आज की कॉन्फ्रेंस में जो भी तो मेरी कंपनी की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारा सर नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि राजस्थान में नागौर जिले में वर्किंग करता है और हम सर 9000 किसानों के साथ वर्किंग करते हैं कॉटन के ऊपर। एक फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है बेटर कॉटन इनिशिएटिव करके, जो पूरा फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है। उसमें हम किसानों के साथ इनिशियल स्टेज सोइंग से लेकर उनके मार्केटिंग लिंकेज तक हम उनके साथ वर्किंग करते हैं, जिसमें उनको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और टाइम टू टाइम उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस भी जानकारी देते हैं। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है हमारा पूरा और बाद में हम उनका लिंकेज भी करवाते हैं। ट्रेसेबिलिटी रहता है, ट्रेसेबिलिटी चेक भी करवाते हैं और एक बीसीआई का लाइसेंस मिलता है, वो भी हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको कुछ प्रीमियम अमाउंट मिलता है उसके लिए। और हम पिछले 8 सालों से वर्किंग कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रयास किए हैं जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। जैसे कि हमारे एरिया में सर पहले किसान फ्लैट मेथड जो क्यारी मेथड से कॉटन करता था, उसको हमने जो फरो एडिकेटेड मेथड जो हमने पैड सिस्टम में उनको नाली बना के ऐसी विधि में डेवलप किया है, तो 100% हमने कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि वाटर सेविंग हो रही है 50% तक और जो लैंड का फर्टिलिटी है वो भी सुधरा है। तो हम पूरा किसानों का हैंड होल्डिंग में हम साथ में रहते हैं और लिंकेज में भी वर्किंग करते हैं सर। जी धन्यवाद रविंद्र जी। अब हम कॉटन J34 फ्यूचर्स बीएसई पर प्राइस रिस्क मैनेज करने का टूल की चर्चा पर आते हैं। पैनल डिस्कशन है। शुरुआत मैं अतुल जी से ही करूंगा कि अतुल जी, बीएसई में कॉटन J34 वायदा किस तरह किसानों और कारोबारियों सहित सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बेहतर प्रोडक्ट साबित हुआ है, इस पर आप अपने विचार रखें। जी, मैं जो ये J34 का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज में शामिल है। नॉर्थ में करीब 65 लाख बेल्स का क्रॉप होता है, मगर आज तक J34 का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नॉर्थ में लॉन्च नहीं हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट चालू होने से नॉर्थ के जीनर्स तथा ट्रेडर्स और मिल्स को एक अच्छी हेजिंग की सुविधा ये कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध कराएगा, ऐसा मुझे लगता है।
CI का BSE को ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह चलाने के लिए एक सजेशन है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नियरली कम से कम 1 लाख बेल्स एक्सचेंज में स्टॉक करना चाहिए, जिससे स्पिनिंग मिल्स को डिलीवरी लेने में एक अट्रैक्शन रहेगा और एक्सचेंज में कॉटन का स्टॉक होने से ट्रेड भी अच्छी तरह से चल सकता है। तो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 65 लाख गांठ का क्रॉप होता है तो कम से कम अगर 1 लाख बेल्स अगर BSE स्टॉक करा लेती है गोडाउन में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छा अट्रैक्शन रहेगा। हमारे में गुजराती में बोलते हैं कि गोड़ ऊपर माखियो आवसे, तो गुड़ पे मक्खी आती है। ऐसे अगर वो 1 लाख बेल अगर स्टॉक कर देंगे तो जो दूसरे एक्सचेंज को सफल होने में 7-8 साल 10 साल लगे, वो शायद BSE 1 या 2 साल में वो अचीवमेंट कर सकता है। तो पिनाकिन भाई इधर है तो ये थोड़ा नोट कर ले वे। और आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये इन्होंने जो लॉन्चिंग किया है उसके लिए मैं कहूंगा कि वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कांग्रेचुलेशन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर स्टार्टिंग J34 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी कमल जी। नमस्कार राकेश जी, उत्तर भारत में कॉटन J34 मुख्य रूप से पैदा होती है। इस वैरायटी की विशेषताएं क्या है? उत्तर भारत में इसकी लगभग कितनी पैदावार होती है हर साल? शर्मा जी, अंदाज जो है ये 65 लाख गांठ जो है, मतलब 65-70 लाख गांठ के करीब इसकी पैदावार होती है। इस कॉटन की विशेषता ये है कि इसके अंदर जनरली, क्योंकि रेन फेड इरिगेटेड एरिया की है और इसमें कोई सेकंड क्रॉप लोगों को पैदा करने की ऑप्शन रहती है, तो इस प्लांट को वो लंबा नहीं चलाते, उसको अपरूट कर देते हैं। उसके चलते हुए इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो माइक वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे बड़ा ये रहेगा, अभी आज शंकर वगैरह का और का ले लो, उसमें 3-6 का माइक भी चलता है और करीबन 4-5 का माइक भी चलता है। तो उसके अंदर जो बायर है उसको कहीं ना कहीं डर लग सकता है, या उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कौन सी कॉटन आएगी, किस तरह की कॉटन आएगी, उसके अंदर वो दिक्कत रहेगी। बट कि जबकि J34 के अंदर अमूमन देखा गया है भी 98% क्रॉप जो है वो विद इन माइक रेंज होती है। 3.8 से लेके 4.2 4.4 का माइक होता है, तो उसमें खरीदार को कहीं कोई मार लगने की जो है वो असुविधा नहीं रहती। इसके अंदर एक ही जो J34 के अंदर है, ये J34 कैन बी बेटर देन शंकर से। सिर्फ हमारे यहाँ इसमें लेंथ जो है वो 27.5-28 जो है, अगर ये 28 से ऊपर चली जाए तो इट कैन रिप्लेस हमारे लोकल कंजम्पशन के अंदर, इट कैन रिप्लेस इवन शंकर से, क्योंकि इसकी स्पिनिंग वैल्यू बेटर है और इसके अंदर स्ट्रेंथ जो बेटर है, इसमें यूनिफॉर्मिटी बेटर है, मैच्योरिटी बेटर है। सिर्फ एक ट्रैश का इशू है, ट्रैश हमारे कंपैरेटिवली यहाँ पे 4% का है, बाकी और ये एक लेंथ का इशू है। बाकी हर तरह से बाकी सभी कॉटन से J34 अच्छी कॉटन है जी। राकेश जी और अतुल जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी J34 कॉटन के बारे में और आपने कुछ सजेशंस भी दिए। उम्मीद है कि उस पर BSE अमल जरूर करेगा। और पिनाकिन जी, अब आपसे सवाल है कि इस वायदा में किस तरह के पार्टिसिपेंट जुड़े हुए और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जैसा कि कमल जी, अतुल जी ने बताया, हमारे प्रोडक्ट वर्किंग ग्रुप में भी अरुण जी, महेश जी और काफी सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट रहा है हमको ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करने में। काफी मंथन हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट को जब डिजाइन करने का एक सोच रखा था तभी। और जैसा कि अतुल जी ने पहले भी बताया, CI के सपोर्ट, CI का सपोर्ट हमेशा BSE के साथ रहा है। और जैसा कि अतुल जी ने सजेस्ट किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक स्पिनर्स या जो भी जिनर्स हैं, वहाँ के लोकल जिनर्स हैं, वो यहाँ पर आए और इस प्लेटफॉर्म का उम्दा उपयोग करें, यहाँ पर खुद को
हेज करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करें डिलीवरीज देने के लिए, ताकि जो एंड यूजर्स हैं, जो मिल्स हैं, वो यहाँ पर आकर ये इसका अपने आप को भाव जोखिम के विरुद्ध सुरक्षित करें और यहाँ से डिलीवरीज ले, या जो भी उनको प्राइस सिर्फ रिस्क मैनेज करना है तो वो भी करे। एज फार एज क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो हमने सारे पैरामीटर्स को कवर करने की कोशिश की है, जितने ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर्स इसमें रख सकें, सो दैट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें वो सभी आए। और शुरुआती प्रतिसाद जो है, शुरुआती रिस्पांस जो है, वो काफी उत्साहजनक मिला है हमको। हमने काफी इसको सॉफ्ट लॉन्च किया था, ताकि जब इसका एक्चुअल सीजन शुरू हो सितंबर एंड के आसपास, तभी इसमें लोगों को अवेयर कराएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े और इस सिस्टम का या प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और मैक्सिमम फायदा ले। तो शुरुआत करने के लिए काफी उत्साहजनक रिस्पांस मिल रहा है और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें पोजीशंस और बिल्ड हो रही है। काफी लोग जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इसमें। और आते सालों में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग स्टेक होल्डर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े, ताकि इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग हम कर सकें। धन्यवाद। आपने काफी खुल करके बताया और कहा कि हम कुछ चीजों पे अब अमल भी करेंगे जो हमें सजेशंस आ रहे हैं या आए भी हैं। अब हम कॉटन की पूरी बातचीत करें, उसकी पिक्चर के बारे में, तो मैं अतुल जी से ही चर्चा वापस शुरू करूंगा। ये सवाल है कि देश में मील खपत 228 लाख गांठ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स में बताई है, और कुल खपत एसएसआई और नॉन मील खपत को गिन ले तो ये 330 लाख गांठ के करीब आती है। जबकि सर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का ये अनुमान है कि भारत में खपत इस साल इससे अधिक रहेगी। इस पर आप क्या कहेंगे श्री अतुल जी? जी देखिए, कंजम्पशन का कैसा है कि जो इंडिया में और फॉरेन की जो एजेंसी जो क्रॉप का रिपोर्ट देती है, तो हर एक एजेंसी का कंजम्पशन का रिपोर्ट जो आता है वो अलग अलग से आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आती है, जो पहले सीएबी थी अभी सीओसीपीसी बोलते हैं, उनके हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन 303 लाख बेल्स है, और यूएसडीए के हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन 305 लाख बेल्स है। और हमारे सीआई के लेटेस्ट जो अभी अगस्त महीने 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसके हिसाब से हमने कंजम्पशन बढ़ा के 330 लाख बेल्स 170 केजी का किया है। तो आप देखेंगे तो हर एक एजेंसी का रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन सीआई दिखा रहा है, जो 330 लाख बेल्स है 170 केजी का। अगर ये 330 बेल्स 170 का अगर हम कन्वर्ट करते हैं रनिंग बेल्स में, तो ये 350 लाख बेल्स ऑफ 160 केजी का होता है कंजम्पशन। अब अगर प्राइवेट प्लेयर जो है उनका अगर हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन ज्यादा है, मार्केट का अगर ऐसा अनुमान है, तो इसके लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि कंजम्पशन हमारा बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए कोई परफेक्ट सर्वे रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जो हमारे स्पिनिंग मिल वाले हैं, जो सीओसीपीसी को मीटिंग में रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े एसोसिएशन है, सीटी है, साइमा है, निटमा है, उनके हिसाब से कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश का कंजम्पशन सिर्फ 295 लाख बेल्स का अंदाजा है। तो स्पिनिंग मिल्स, ये जो ड्यूटी है कंजम्पशन का फिगर देने की, वो स्पिनिंग मिल्स की है, मगर आज वही 295 लाख बेल्स का कंजम्पशन दिखाते हैं, जो बहुत कम है। तो हमने हर एक मीटिंग में 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख बेल्स कंजम्पशन को बढ़ा के अभी 330 लाख बेल्स किया हुआ है। अभी फिर भी हमारे ऊपर पूरे इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स है, जीनर्स है, उनका काफी हमारे पे प्रेशर है कि इसका कंजम्पशन ज्यादा है। तो उसके लिए सीआई हमेशा मानती है कि हमें मार्केट में इंडिया में करेक्ट रिपोर्ट ही देना है। हम एकदम चाहते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट होवे, जिससे इंडिया में
जीनर्स है, ट्रेडर्स है, सबको एक अच्छा क्रॉप के फिगर मिले और क्या वो कहाँ पे है वो मालूम पड़े। तो हमने लास्ट वीक टेक्सटाइल कमिश्नर को एक लेटर लिख के हमने उनसे परमिशन मांगा है कि ये कंजम्पशन का सर्वे होना बहुत जरूरी है। और मगर ये सर्वे का जो खर्चा है ये बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि पूरी इंडिया में जो भी सर्वे करेगा उसको डोर टू डोर हर एक मिल में जाना पड़ेगा। आज नॉर्थ और गुजरात में सर्वे जल्दी हो जाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी मिलें हैं, मगर साउथ में बहुत छोटी छोटी मिलें लगी हुई है। तो डोर टू डोर जो भी सर्वे करेगा उसको बहुत पैसा लगेगा, तो इस सर्वे के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो हमारे जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके बोर्ड ने इसके लिए 25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करके दिया है कि आप अगर सर्वे कराते हैं और अगर खर्चा लगता है तो हमने आपको 25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करके दिया है। तो हमने इसके अगर खर्चा बढ़ा है तो हमने CCI, सिटी, साइमा, निटमा से रिक्वेस्ट किया है कि आप ये जो कॉटन का जो कंजम्पशन का जो सर्वे होगा उसमें आप हमारे साथ आइए और हमें सपोर्ट करिए। तो अगर ये सर्वे का हमारे को टेक्सटाइल कमिश्नर से परमिशन मिलेगा तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे को ये सर्वे कराना है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हमें मालूम पड़े कि हमारा एक्चुअल कंजम्पशन क्या है। अगर ये सर्वे होता है तो पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए ये फायदेमंद होगा कि जिससे हमें मालूम पड़े कि हमारा एक्चुअल कंजम्पशन क्या है। तो अगर ये सर्वे होगा तो ये स्पिनिंग मिल्स वाले जो डरते हैं कि भाई हमारे को एक्चुअल नंबर कंजम्पशन के आ जाएंगे और उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कॉटन के रेट बढ़ जाएंगे, तो अगर उनका ये सोचना एक्चुअली सही नहीं है। अगर उनको भी कॉटन टाइम पे कवर करनी है और उनको मालूम होएगा कि हमारे इंडिया का कंजम्पशन इतना है और इतना हमारे पास स्टॉक है और इतना हमारा क्रॉप है, तो उनके मिल के लिए भी फायदा होगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि टेक्सटाइल कमिश्नर एक सबको बुला के एक मीटिंग करावे और ये सर्वे के लिए परमिशन दे देवे, तो हम नई सीजन के पहले पूरे इंडिया को बता सकते हैं कि इंडिया का इतना कंजम्पशन है। तो कमल जी, हमारा प्रयास जारी है इसके लिए पूरे हमारा कि हम करेक्ट सर्वे करके इंडिया को दे देवे कि ये हमारा इतना कंजम्पशन है। जी कमल जी। जी अतुल जी, आप अपने सवाल हमें चैट बॉक्स में पोस्ट करें, साथ ही इस वेबिनार के बारे में अपना फीडबैक भी हमें चैट बॉक्स में जरूर दें। आपको ये वेबिनार कैसी लगी जरूर बताएं। आपका फीडबैक और सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती है। अतुल जी, अगला सवाल यह है कि इस साल देश में कपास की बुआई घटने की आशंका है। भारत सरकार के मुताबिक हम बात करें तो 13 अगस्त तक 116.17 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। लास्ट ईयर यह बुआई 125.48 लाख हेक्टेयर में थी। तो कपास की बुआई घटने की आशंका है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक 82.50 लाख गांठ रहने का अनुमान है। क्या अगले सीजन में कपास की सप्लाई डोमेस्टिक एवं एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसी स्थिति में सहज रह पाएगी? जी देखिए, इस साल कपास का सोइंग में हम 7% पीछे चल रहे हैं अभी। उसकी एक मेन वजह है कि इस साल थोड़ा बारिश जो है वो लेट आई है, और बारिश लेट आने से क्या होता है कि सोइंग लेट तक चलने का अनुमान है। और जैसे 30 अगस्त तक सोइंग कॉटन की सेंट्रल इंडिया में और साउथ में चालू रहती है, तो हमें 30 तारीख तक वेट करना चाहिए कि सोइंग बढ़ेगी कम होगी, वो करेक्ट फिगर हमारे को मिलेंगे। और जैसे कई स्टेट है जैसे तमिलनाडु वगैरह है जहां 2 से 3 लाख हेक्टेयर में सोइंग होती है, वो सितंबर से लेके मार्च तक सोइंग होती है, तो उसके फिगर अभी नहीं आते हैं, बाद में आएंगे। और हम कहते हैं कि अगर सोइंग 2 से 5% कम भी रही और हमारी यील्ड जो लास्ट ईयर सबसे लोएस्ट, पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट यील्ड हमारी लास्ट 2 साल से आ रही है, तो अगर हम 10 से 15% यील्ड को इम्प्रूव कर जाएंगे तो हम उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छा क्रॉप आने की संभावना है। और आज की तारीख में कंडीशन बहुत क्रॉप की अच्छी है। जी राकेश, अगर आपने जो और एक क्वेश्चन पूछा उसका भी जवाब दे देता हूं
जी कि अगर हमारे यहाँ कॉटन मार्केट रेट ऊपर रहे तो हमारा एक्सपोर्ट जो आपने पूछा वो कम हो सकता है, और अगर हमारे मार्केट रेट कम रहेगा तो हमारा एक्सपोर्ट अच्छा रहने की उम्मीद है। आज के कॉटन के भाव से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीसीआई की एमएसपी जो खरीदी होती है वो इस साल कम रह सकती है, और सीसीआई मार्केट में खरीदी में नहीं रहा तो मिल्स को माल लेने के लिए बहुत ज्यादा कॉटन अवेलेबल रहेगा। जो आपने पूछा कि कैसे मिल्स के लिए कैसा रहेगा, उसमें हम कह सकते हैं कि इस साल लास्ट ईयर जो हमारे जो अराइवल्स का हमारे सीआई का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक हमारे यहाँ 197 लाख बेल्स की अराइवल इंडिया में हुई थी। अगर इस साल भी ऐसी अराइवल रही तो मिलों को माल लेने के लिए कोई प्रॉब्लम इंडियन मिल्स को होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीसीआई मार्केट में रही रहेगी तो ये जो 197 लाख बेल्स आएगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, तो वो मिल को बहुत इजी रहेगा उनको कवर करने के लिए। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। कैरी फॉरवर्ड अगर 82 लाख बेल्स है तो हमारे हिसाब से 30 सितंबर को मिल में 2 महीने का माल तो मिनिमम रहेगा, जो अक्टूबर नवंबर का। तो मिल्स को बहुत चॉइस मिलेगी कि क्या कॉटन जूना ओल्ड कवर करना है। अभी नए क्रॉप की भी कल से थोड़ी थोड़ी अराइवल स्टार्ट हुई है, तो मिलों को कोई प्रॉब्लम आवे ऐसा दिखता नहीं है, मगर मिल्स का प्रॉफिट जरूर कम हो जाएगा जो लास्ट ईयर था उससे। जी कमल जी। जी राकेश जी, आपसे सवाल है कि जो कॉटन J34 है उसमें निर्यात की संभावनाएं किस तरह की रहती है, या उत्तर भारत की जो मील है नॉर्थ की वहीं इसकी खपत पूरी हो जाती है, क्या स्थिति रहती है सर J34 कॉटन पर? कमल जी, अंदाज जो है हमारे यहाँ पे नॉर्थ में 65 लाख गांठ के करीब जो है वो पैदावार होती है। अगर हम नॉर्थ की मिलों की कंजम्पशन देखें तो करीबन 95 लाख से 1 करोड़ गांठ की है, तो हम यहाँ पे डेफिसिट हैं। और उसके बाद में सेकेंडली अगर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता है तो कंपैरेटिवली नॉर्थ की जो कॉटन है उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम रहती है, परंतु अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है सी रूट के थ्रू तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा J34 के अंदर अप कंट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। शुरू के 1-2 महीने में जब अराइवल ज्यादा होती हैं, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जब गुजरात महाराष्ट्र में उस वक्त कुछ गांठें चली जाती हैं, ये जो डेनिम सेक्टर के लोग हैं वो ले जाते हैं, बट हमारी कंजम्पशन जब ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी राकेश जी, दूसरा सवाल यह है कि देश में इस साल 77 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट होने की संभावना जताई गई है। आपका क्या अनुमान है, और क्या नए सीजन में भारतीय कॉटन के निर्यात की किस तरह की उज्जवल संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा था, लोकल प्रोडक्शन भी ठीक थी, उसकी वजह से हिंदुस्तान की कॉटन जो है वर्ल्ड के अंदर 6-7 महीने तक चीपेस्ट कॉटन ऑफ द वर्ल्ड रही थी। उसकी चलते हुए जो है वो हमने यहाँ पे 77 या 78 लाख गांठ का जो है वो टारगेट अचीव कर लिया है। अब जब 1.25 वाला ओपनिंग स्टॉक घट के करीबन 40-45 लाख गांठ से कम हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर ये कोई क्रॉप ही 4-4.25 करोड़ की हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज जो 77-78 वाला है, मेरे को नहीं लगता ये 50 का आंकड़ा भी कोई क्रॉस कर पाएगा, सब्जेक्ट टू लोकल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जी धन्यवाद राकेश जी। और अतुल जी, आपसे सवाल है कि अमेरिकी कृषि संस्था यानी USDA ने भारत में सीजन 2021-22 में 371 लाख गांठ कॉटन पैदा होने का अनुमान ताजा जताया है, जबकि हम देख रहे हैं कि मानसून इस साल अनियमित रहा है और कई जगह फसल को बारिश की जरूरत है। आप उत्पादन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, या USDA का अनुमान बहुत जल्दी आया है? जी
इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो उत्पादन है वो आने वाले साल में कितना होगा ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा। लास्ट ईयर 375 लाख बेल्स का क्रॉप हुआ था और इस साल 355 लाख बेल्स का क्रॉप हुआ है। तो अगर कोई हमें पूछता है कि क्या होगा तो हम अंदाज ये बोल सकते हैं कि 360 लाख बेल्स का लास्ट ईयर और इस साल का देखते हुए हम कह सकते हैं कि उतना मिनिमम क्रॉप अगर आ जाएगा 360 लाख बेल्स, उसमें जैसे राकेश जी ने बोला ऐसे प्लस माइनस 5% 10% का प्लस माइनस हो सकता है कि जो 330 लाख बेल्स हो सकता है और वो 390 बेल्स हो सकता है। मगर अगर हमारे को करेक्ट इसका अनुमान करना है तो 15 अक्टूबर को इसका करेक्ट अंदाजा आ सकता है और हम बोल सकते हैं कि हमारा क्रॉप इतना आएगा। तो ये सितंबर और अक्टूबर 15 तारीख तक इसके लिए वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। जी कमल जी। जी देखिए, कॉटन की जब बात आती है कि कितनी पैदावार होगी, बुआई होगी, वो बहुत ज्यादा अहमियत ऐसे में नहीं रखती जब हमारी यील्ड बहुत कमजोर हो। अगर मैं डेटा की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टर लगभग उसकी यील्ड आती है। अगर हम चीन की बात करें तो ये 1880 के करीब है। ब्राजील 1803 किलोग्राम की पैदावार करता है और तुर्की भी 1645 किलोग्राम प्रति हेक्टर की पैदावार करता है। अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें तो उसकी भी यील्ड भारत से बेटर है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन बहुत कम है और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निर्भर है। अब भारत में हम कॉटन की रकबा देखें तो 130 लाख हेक्टर के लगभग चला जाता है एवरेज। लेकिन जब यील्ड की बात आती है तो वाकई जो हमने डेटा देखे उसके अनुसार ये बहुत पीछे है। हम दुनिया में शायद यील्ड के मामले में काफी पिछड़ गए हैं। किस तरह के उपायों अतुल जी की यील्ड में हमारे यहाँ सुधार हो जाए? जी देखिए, जो हमारे यहाँ भारत देश में यील्ड कम है इसके कई सारे वजह है कमल जी। जैसे कि हमारे देश में सिर्फ 23 to 25% एरिया ही इरिगेटेड है और 75 to 77% कॉटन जो सोइंग होता है वो नॉन इरिगेटेड एरिया है। जहाँ पे नॉन इरिगेटेड एरिया में हम टाइमली रेन आने की उम्मीद करते हैं कि समय से बरसात हो जाएगा तो यील्ड अच्छी आएगी। दूसरा, जो हमारी बीटी सीड की टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी हो गई है। हमें एक नई सीड और नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अगर हमारे को यील्ड बढ़ानी है तो नई सीड को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। आज जैसे आपने बताया ब्राजील है, चाइना है, यूएसए, यहाँ हर एक 2 साल में नई सीड मिलती है फार्मर को जिससे उनका प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को ये डिसीजन आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से फार्मर की इनकम डबल हो जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री भी चलाना है। तो अगर गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी, नई सीड लेके आएंगे तो सीड का भाव बढ़ जाएगा और फार्मर को सीड महंगी पड़ेगी, मगर आज फार्मर 10% अगर उसका खर्चा पूरा अच्छी सीड लेने में देता है तो उसके अगर प्रोडक्शन 50% बढ़ता है तो भी फार्मर 40% के प्रॉफिट में ही रहेगा। तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को नई सीड लाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा और ये करना चाहिए। हमने गवर्नमेंट को 3 से 4 बार लिख के बताया है कि आप नई टेक्नोलॉजी लाइए और नई सीड लाइए, क्योंकि ये जो हमारी सीड है वो पुरानी हो चुकी है। अब इस साल गुजरात वगैरह में कुछ नई सीड डाली है, उसका वेट करते हैं कैसा क्या आता है। तो यील्ड बढ़ानी है तो फार्मर को इरिगेशन एरिया देना बहुत जरूरी है और सीड की क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। जी कमल जी। जी राकेश जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं जो अतुल जी ने अभी कही। तो भारतीय कॉटन की क्वालिटी में सुधार के लिए खेती में किस तरह के प्रयोग होने चाहिए? हम सीड के मामले में कई देशों से 5 पीढ़ी पीछे चले गए हैं और अतुल जी ने भी अभी ये बात कही कि हमारे यहाँ सीड जो टेक्नोलॉजी है, सीड है, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो राकेश जी, अब किस तरह की कॉटन क्रांति की जरूरत है ताकि जितना एरिया हमारे यहाँ खेती में जाता है उसके नतीजे उस तरह से ही देखने को मिले? राकेश जी।
सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे अतुल भाई ने कहा है भी, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है वो सीड होनी चाहिए। देखिए हम पहले कन्वेंशनल सीड्स के ऊपर थे, और जब कन्वेंशनल सीड से हम बीटी कॉटन सीड पे आए तो प्रोडक्शन में एक बहुत भारी जंप आया था। तो अब गवर्नमेंट एक तरफ सीड प्राइस की बात करती है कि फार्मर की जेब में से मैं मानता हूँ भी 1000 रुपए फालतू भी लग जाते हैं, परंतु अगर उसको 2 या 3 क्विंटल उसकी यील्ड बढ़ जाती है तो उसको सर 15-17 हजार रुपए जो है 18 हजार रुपए का गेन हो रहा है। तो उसमें कौन सी बढ़िया बात है भी हम एक बात को रट लगा के भी ये विदेशी कंपनियां हैं ये पैसा चला जाएगा। भी हम अगर 1000 रुपया फालतू दे के अगर हमारे फार्मर की इनकम के अंदर 15-17 या 20 हजार रुपए का इजाफा कर रहे हैं तो हमारे को क्या मैटर करता है, 1000 रुपए विदेश की कंपनियां बाहर ले जाए ना, हमें क्या दिक्कत है। नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा क्या है कि फार्मर की जो लैंड होल्डिंग साइज है वो छोटा है, तो उसके वजह से वो जो बेटर फार्म प्रैक्टिसेस है उसको वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो ये जैसे इंडियन कॉटन एसोसिएशन जो है हर साल फार्मर्स के लिए कैंप लगाती है, उनको एजुकेट करती है भी आप ये बेटर फार्म प्रैक्टिसेस है, सीड से पहले मिट्टी की गुणवत्ता को जांच कीजिए, ये काम कीजिए, ये फर्टिलाइजर डालिए, ये फर्टिलाइजर हटाइए, और उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी इस तरह फार्मर को हर जो एरिया में एसोसिएशन है उसका कर्तव्य है कि अगर फार्मर ज्यादा पैदा करेगा तो ही तो हमारा धंधा बढ़ेगा ना जी। वी शुड अडॉप्ट, वी शुड परसू फार्मर दैट दे शुड गो फॉर द बेटर फार्म प्रैक्टिसेस। और तीसरा हमारे जो एग्रीकल्चर्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको सोचना चाहिए भी हमारे यहाँ पे यील्ड जो है कॉटन के अंदर लिंट परसेंटेज अमूमन जो है वो 34-35% है, ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर जो ये यील्ड परसेंटेज है ये 39 किलो तक है। अगर हम 4 केजी, 2 केजी या 1 केजी, 3 केजी जो रिसर्च करके अगर हम अपने यहाँ पे लिंट रिकवरी बढ़ा देंगे तो फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। अगर फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसका जो प्रेफरेंस है वो कॉटन कल्टीवेशन की तरफ जाएगा। और देखिए कुछ एक एरिया है, जैसे पंजाब की नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ के अंदर आने वाले 5-6 सालों के अंदर आप देखो भी एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन बढ़ेगा। उसका कारण क्या है कि राइस की कल्टीवेशन के अंदर, पैडी की कल्टीवेशन के अंदर पानी की जो है वो यूसेज बहुत होता है, और आज हम ये लेवल पे आ गए, हमने इतना बाहर पानी निकाल दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे यहाँ पे जो नीचे का पानी है वो भी उपयोगी नहीं रहेगा। तो फार्म वो हमें कॉटर एक तरफ गवर्नमेंट कहती है भी हमें पानी सेविंग करनी है तो उसके लिए वाटर कंजर्विंग क्रॉप लगाइए। तो वाटर कंजर्विंग क्रॉप के अंदर कॉटन कल्टीवेशन जो है वो बेटर है। और मतलब यही जो 2-3 तरीके हैं, सबसे पहले तो सीड के अंदर, फिर बेटर फार्म प्रैक्टिसेस के अंदर, और फिर जो लिंट के परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और चौथा जो गवर्नमेंट वाटर कंजर्विंग क्रॉप्स के लिए परसू कर रही है, इन चारों लाइंस के ऊपर हम अगर अग्रेसिवली काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है भी कुछ चाइना वालों के या ऑस्ट्रेलिया वालों के कुछ 4 हाथ पार थोड़ा जो हमारे किसान के पास नहीं है कि हम वो इतनी यील्ड पे नहीं पहुंचाएंगे। पर जब तक हमारा फोकस उन चीजों के ऊपर नहीं है, फोकस 1000 रुपए में बचाने के लिए है और 16,000 का किसान का नुकसान कराने के अंदर है, तो हम वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। जी राकेश जी, आपने बहुत एक बड़ी बात कही कि हम पैसा बचाने की सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमें नए डेवलपमेंट करके और विश्व बाजार पर पूरा प्रभुत्व जमाना है। इसी सिलसिले में मैं अतुल जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि कॉटन की खेती में लागत बढ़ी है, अब ये जो लागत भी घटे और किसानों ट्रेड दोनों को फायदा हो, उस दिशा में किस तरह प्रयास होने चाहिए? जी, उसके लिए तो देखिए 3 चीज करना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। एक है अच्छे से अच्छा सीड फार्मर्स को मिले, और अगर उसके लिए कुछ सब्सिडी भी देना पड़े फार्मर को, अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई, नई सीड आ गई तो आप सब्सिडी दीजिए फार्मर को कुछ,
जैसे आज देश में इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत सब्सिडी है, वैसे फार्मर को सीड अगर भाव बढ़ जाता है, नई टेक्नोलॉजी है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके प्राइस कम कर सकती है एक फार्मर को। और दूसरा, फार्मर को सीड अच्छा मिल गया तो उसके बाद क्या जरूरत है, टाइमली पानी मिलना चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हमने नोटिस किया है, जब सितंबर अक्टूबर में जो हमारे बोलते हैं भादरवा महीना, उसकी जो गर्मी आती है, तब फार्मर के पास वाटर की सुविधा होने के बाद भी अगर वो पंप नहीं चला पाता है क्योंकि उसको टाइमली बिजली नहीं मिलती है, तो उसको अगर टाइमली उसको पावर गवर्नमेंट फार्मर्स की तरफ कुछ डाइवर्ट करेगी, कुछ स्टेट में पावर की शॉर्टेज रहती है तो फार्मर को पावर नहीं मिल पाता है जिससे वो पंप चला के खेतों में पानी देवे। तो अगर ये 3 सुविधाएं मिल गई तो मैं देखता हूं कि इंडिया का फार्मर का थोड़ा लागत भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और उनके पैदाश भी बढ़ जाएगी। तो ये 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय है जो हमने गवर्नमेंट को कई बार लिख के दिए हुए कि ये सिंपल चीजें हैं, ये कर दीजिए तो फार्मर इंडिया का सुखी हो जाएगा, उसके पैसे इनकम बढ़ जाएगी, उसको इतना सब्सिडी दे, आप बैंक लोन माफ करते हो, ये सब जरूरी नहीं रहेगा। अगर उसके खेतों में इतनी उपज होगी तो वो कोई गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा। जी कंवल जी। अतुल जी, अब हम इसी सिलसिले में एक बात और देखें कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं वे कॉटन की पैदावार को लेके अपने अपने अनुमान बताती है, उनमें पर हम कई बार बहुत बड़ा अंतर देखते हैं, चाहे वो मील कंजम्पशन की बात हो, चाहे प्रोडक्शन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट के डेटा हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक की बात हो। और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लेकिन जो डेटा होते हैं उस पर समूची दुनिया की नजर रखती है। इवन यूएसडीए उन डेटा को फॉलो करता है, वो उसे सबसे बड़ी प्रामाणिकता देता है। तो कॉटन की पैदावार, खपत, स्टॉक, इन सब के बारे में किस तरह के मिलकर के प्रयासों की इसकी प्रामाणिकता मजबूत बने और एक डेटा एक देश के सामने आए, ताकि यह न रहे कि हर संस्था से लोग कंफ्यूजन हो, कोई किसी संस्था को माने, कोई किसी संस्था को माने। हालांकि आपने कहा भी कि हमने एक प्रस्ताव दिया कि हम मिलके सर्वे करें, उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी आएगी तो हम उस कॉस्ट पर भी काम करें और मिलके करें, तो मेरे ख्याल से वन नेशन वन एस्टिमेट आ सकता है। जी अतुल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने बोला सर्वे का, एक आपको बताता हूँ क्या होता है। आज से 10 साल पहले इंडिया में लूज का कंजम्पशन, जो सीओसीपीसी सीआई का रिपोर्ट आता था, हम लोग 25 लाख गांठ लूज का कंजम्पशन है इंडिया में, ये समझ के चल रहे थे। मगर क्या हुआ, समय के चलते हुए काफी चेंजेस आए तो लूज का कंजम्पशन कम हो गया। जैसे एक तो जीएसटी का इम्प्लीमेशन हुआ तो जीएसटी आने से लूज का सेल कम हो गया। दूसरा, जो राम राम में धंधा होता था वो जीएसटी आने से बंद हो गया। तीसरा, मिले मॉडर्नाइजेशन हो गई, उनके पास डायरेक्ट प्लकर आ गए, तो कोई जो ब्लोरूम में लूज वगैरह का सुविधा था वो बंद हो गया। लूज जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेल से बहुत ज्यादा लगती है, तो हमने टेक्सटाइल कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया लास्ट ईयर के हमारे को ये सर्वे करा दीजिए। तो सीआई, सिटी और सीसीआई तीनों ने मिलके पैसा दिया और हमने 30 लाख रुपीस देके इसका सर्वे कराया, लूज कंजम्पशन कितना है। तो वो जो 25 लाख बेल हम इतने साल से ले रहे थे, वो सीधा फिगर है जो लूज का कंजम्पशन का सर्वे में 5,65,000 बेल्स का ही हमारे आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ 5,65,000 बेल्स लूज का कंजम्पशन है। तो वो सर्वे करने से या कुछ करने से इसका फायदा जरूर मिलता है। अब आपने बताया सारी एजेंसी का रिपोर्ट अलग आता है, कैसे हम ईमानदारी से इसका करें। तो हम बताते हैं कि एक समय पे हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सिर्फ 5 या 6 मेंबर इंडिया की कॉटन की बैलेंस शीट बना देते थे। मगर आज पिछले 4 साल में हमने सीआई में बहुत चेंजेस किए और आज की तारीख में हमारे क्रॉप कमेटी में ऑल इंडिया के 30 मेंबर शामिल हैं, जो इंडिया के 10 कॉटन स्टेट्स है जहां कॉटन उगता है, वो सभी 10 स्टेट के प्रतिनिधियों को हमारे सीआई के क्रॉप कमेटी में उनको स्थान दिया गया है।
एक MNC को भी हमने कॉटन की हमारे क्रॉप कमेटी में स्थान दिया हुआ है। CCI जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उनको भी हमने क्रॉप कमेटी का मेंबर बनाया है। तो हम जो ये क्रॉप के फिगर सब 10 स्टेट के प्रतिनिधि है उनसे कलेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ के फिगर हम आईकाल से लेते हैं और गुजरात के फिगर हम गुजकोट से लेते हैं। तेलंगाना के फिगर्स हम तेलंगाना एसोसिएशन से लेते हैं। MP के फिगर हम MP एसोसिएशन से लेते हैं। कर्नाटका के फिगर कर्नाटका एसोसिएशन से लेते हैं। और जैसे इस साल महाराष्ट्र का क्रॉप में बहुत कंफ्यूजन था, क्रॉप कमेटी के जो मेंबर थे उसमें अलग अलग मत थे। कोई बोलता था 60 लाख बेल्स है, कोई बोलता था 65 लाख बेल है, कोई बोले 70 लाख, कोई 80 है, कोई 90 है। तो हमने ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए बोर्ड से परमिशन लिया और 5 लाख रुपए का बजट पास करा के हमने ICC को उसका सर्वे करने के लिए बोला और उन्होंने पूरा सर्वे करके जिनिंग फैक्ट्रियों से प्रेसिंग फिगर लेके हमारे को दिया। तो हमारे को करेक्ट फिगर हम पहुंचे कि इस साल जो महाराष्ट्र का क्रॉप है वो 81.5 लाख बेल्स है। तो जहां जहां जरूर पड़ती है हम टाइम के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं और एकदम जैसे शीशा है ऐसा हम क्रॉप का रिपोर्ट देते हैं। तो टाइम समय समय पे हम चेंज करते हैं। अब रही बात डिफरेंस आने की, तो हमारे इंडिया में क्या है कि हर एक आदमी है ना वो खुद का भी बैलेंस शीट खुद बना लेता है। जैसे कोई आदमी है जो तेजी में है तो वो सोचता है कि भाई क्रॉप बहुत कम है, और अगर एक आदमी मंदी में है तो वो बोलता है बहुत क्रॉप बड़ी है। तो हर एक आदमी का एक बैलेंस शीट बना हुआ है। फॉरेन में क्या है कि USDA का रिपोर्ट आता है तो पूरे जितने भी हमारे मर्चेंट्स है, MNC है, सब है, तो वो उसके जो फिगर आते हैं वो बोलते हैं कि ये भगवान है और इसके रिपोर्ट सही है। तो हमारे इंडिया में हर एक आदमी खुद का बैलेंस शीट खुद सुबह उठ के बना लेता है कि आज क्रॉप कम है और आज क्रॉप ज्यादा है। तो वो अपने उसका जो व्यापार जैसे खड़ा है तेजी का या मंदी का, वो हिसाब से उसको करता है। तो वो डिफरेंस थोड़ा आएगा और वो हम उसके साथ यूज टू है। तो ये जो है वो चलता रहेगा, ऐसा है। मगर हम हमारी जो कमेटी है उसके साथ जितना ईमानदारी से काम हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। और आज 30 मेंबर वो बड़ी कमेटी होती है और वो पूरे इंडिया के हमारे CI के वाइस प्रेसिडेंट है पप्पू भाई, आज वो 20 फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो हम उनका भी रिपोर्ट देते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सबका रिपोर्ट लेते हैं और सब एसोसिएशन का फिगर जो अराइवल का है, क्रॉप का है, वो हम लेके वही वैसे ही नक्की करते, बैलेंस शीट बनाते हैं। जी कमल जी। जी सर। राकेश जी, अब आपसे वापस वही टेक्नोलॉजी पे बात है कि हमारे यहाँ कपास का अधिकांश रकबा 4G या BT4 नामक कपास की वैरायटी में भी गया है, लेकिन वो इलीगल माना गया है। हमें बोलगार्ड 3 के बाद ऐसी कोई तकनीक नहीं मिली और 2006 से हम कहें तो कोई नई बीज तकनीक को मंजूरी भी नहीं मिली है। ऐसे में उपज में ठहराव आया है और हमारी यील्ड घटी भी है। अभी आपने भी बताई ये बात कि किस तरह अब काम होने की जरूरत है। एक बड़ी क्रांति की सरकार को ये बात रखी जाए। अतुल जी ने कहा है कि एसोसिएशन के माध्यम से भी बात हुई है, नॉर्थ से भी बात हो, सब जगह से बात उठे कि हमें देश की कपास की पैदावार को बढ़ाना है। हमें नई तकनीक चाहिए जो 2006 के बाद अब तक भारत में नहीं आई है। सर, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा राकेश जी? सर ये देखिए, क्रॉप की यील्ड जो है वो जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि अगर उसकी यील्ड नहीं सुधरेगी, उसकी अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो आज उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, कॉटन की जो है वो क्रॉप कम हो जाएगी। आज हमने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर स्पिनिंग है, वीविंग है, गारमेंटिंग है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। अगर उसके यहाँ पे रॉ मटेरियल की और क्वालिटी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो इनडायरेक्ट सभी स्टेक होल्डर्स को एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये हर लेवल के ऊपर फार्मर लॉबी के थ्रू भी और एसोसिएशन के भी, और जहाँ पे भी जब भी हम किसी से मिले, मंत्री से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, टेक्सटाइल मिनिस्टर से, तो हर
फ्रंट से ये बात जानी चाहिए भी इट इज द नीड ऑफ आवर, इट इज द लॉन्ग रन के अंदर हमें जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है इंडस्ट्री, उसके लिए अगर रॉ मटेरियल हम इंश्योर नहीं करेंगे, देखिए चाइना में तो गवर्नमेंट जो है रिजर्व मेंटेन करती है भी ताकि हमारी इंडस्ट्री सफर नहीं करे, हम उसके लिए कितने रुपयों का नुकसान होता है। और हमारे यहाँ पे हम एक सीड की बात को लेके उस बात यहाँ पे ना सर कोई बात की मतलब कोई सुनवाई नहीं है, बस कह दिया बात हो गई, भाषण कर लिया, उसके बाद मंत्री जी घर चले गए, उनको पता नहीं भी क्या करना है करना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे कॉटन कंटेमिनेशन की बात आती है। अभी हिंदुस्तान की कॉटन बढ़िया तो है, परंतु यहाँ का कॉटन कंटेमिनेटेड होने की वजह से यहाँ हमारा धागा जो है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में 3, 4, 5, 6 रुपए किलो तक नीचे बिकता है। इसके बारे में हमारी एसोसिएशन ने सेक्रेटरी टेक्सटाइल मंत्री को ये कहा गया कि साहब ये जो खाद का कट्टा है ना, जो यूरिया का यूज होता है, वो व्हाइट रंग का होता है। किसान क्या करता है, जब खाद का कट्टा यूज कर लेता है, उस कट्टे को खोल के उसको मार्केटिंग के लिए या स्टोरेज पर्पस के लिए जो यूज करता है, इस कट्टे का व्हाइट रंग की होने की वजह से, चाहे वो जिनिंग फैक्ट्री के लेवल पे हो या स्पिनिंग मिल के लेवल पे हो, वो व्हाइट कॉटन के अंदर घुस जाने के बाद में उसकी जो है वो कंटेमिनेशन के अंदर वो कई बार पकड़ा नहीं जाता। ऐसा मिनिस्ट्री को कहा गया भी साहब इसका आप रंग बदल के चाहे काला, पीला, नीला जो भी मर्जी कर दो, ताकि उससे हमारे यहाँ वो कॉटन की जो कंटेमिनेशन की एक प्रॉब्लम है वो कुछ दूर तक कुछ हद तक दूर हो सकती है। बताइए कितना बड़ा काम है, कट्टे का रंग बदलना है, उसमें कोई कॉस्ट बढ़ दी नहीं है। सुबह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है वो बुला के कह रहे भी सभी के कट्टों का रंग जो है वो व्हाइट की बजाय पीला हो, हरा हो, लाल हो या भगवा हो, जैसा भी करवाना हो कराओ। तो कोई भी इस बात को वहां पे सीरियसली नहीं लेते हैं, डिस्कशन ज्यादा करते हैं और आउटकम कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर आप मन बना लो तो साले कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। आज आपने मन बना लिया भी हमने ऐसा करना है, भी किसान को ये पैसा देना है और सीड दिलाना है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से साहब वैल्यू चेन में कितना बड़ा जीएसटी है, एम्प्लॉयमेंट है, गारमेंट की एक्सपोर्ट है, कितने बड़े हम सीड में कितना नुकसान करेंगे, विज़ उससे जो अधिक पैदावार होगी उसका हमारे को कितना बड़ा फायदा होगा, उसकी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए। अब हमारा तो अतुल जी से और जो भी हमारे साथी हैं, जब भी उन्हें मौका मिले इस तरह की बातें हर प्लेटफॉर्म से खड़े होके आप वो करें। मेरे को उम्मीद है भी किसी दिन तो इनके जो बहरे कानों के ऊपर जो है आवाज पड़ेगी और ये बातें जो है वो क्रियान्वित होगी। जी राकेश जी, धन्यवाद आपको। और आपने जो बात कही उस पर ही एक सवाल है और ये अतुल जी से है कि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर थे, उनका एक सपना है तब से कि भारत फाइबर से फैशन की ओर जाए। यह कैसा पूरा हो, क्योंकि हम अभी भी रॉ मटेरियली काफी एक्सपोर्ट करते हैं। भाई हम ये सोचते हैं कि हमारा कॉटन इतना एक्सपोर्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में भी यहाँ से रॉ कॉटन इंग्लैंड जाती थी और कपड़ा बन करके भारत आता था। लेकिन मोदी जी ने यह बात कही कि फिनिश्ड गुड्स भारत में बने, कंप्लीट कपड़ा, सिले सिलाई वस्त्र जिसको कहते हैं अपैरल्स, भारत से पूरी दुनिया पर एक्सपोर्ट हो। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया इस तरह की इंडस्ट्री में काफी आगे हैं, वे भारत से ही कॉटन खरीदते हैं, उसी से कपड़ा बनता है, उसी से परिधान बनते हैं और वे एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया भर के देशों में। तो अतुल जी, आपसे ये प्रश्न है कि क्या हम फाइबर से फैशन का सपना पूरा कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हम सब मिलके हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर का जो ये सपना है फाइबर टू फैशन, ये अगर हम सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे देश में लूम्स और कपड़ा बनाने की ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में कॉटन यार्न की 25% एक्सेस सप्लाई है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये 25% एक्सेस यार्न
हम हमारे यहाँ उसका कपड़ा बना के हम अगर बेचेंगे और उसका वैल्यू एडिशन करके हम डेफिनेटली फाइबर टू फैशन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आगे आना पड़ेगा। आज क्या होता है, स्पिनिंग का जो बिजनेस है वो सबसे इजी बिजनेस है और उसमें कॉटन लेना है, यार्न बनाना है और यार्न सेल करना है। तो उसमें प्रॉफिट बढ़ने से हमने अभी सुना कि इंडिया में 10 से 15 लाख कॉटन के और स्पिंडल्स और आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यार्न का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। मगर यार्न का प्रोडक्शन बढ़ने से जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा नहीं होने वाला है। वो पूरा करने के लिए हमारे इंडस्ट्री जो स्पिनिंग मिल डाल रहे हैं उनको, अगर किसी के पास आज 4 लाख स्पिंडल हो गए, 5 लाख स्पिंडल हो गए, तो उनको वैल्यू एडिशन करके या यार्न में से कपड़ा बनाना है, कपड़े में से गारमेंट बनाना है। तो ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टेक्सटाइल को, लूम्स और गारमेंट मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी बेनिफिट स्कीम लानी चाहिए। जैसे आपने बोला कि गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री जब सीएम थे तो मैंने उनके साथ एक गुजरात में जसदन में एक फंक्शन अटेंड किया था। वो फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट था। तो तभी सीएम थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो मेरे साथ एक ही सोफे सेट पे बैठे हुए थे। तो मेरे को बोले, यार अतुल भाई, हमारे गुजरात में 1 करोड़ बेल होती है और हमारे यहाँ 10 लाख गांठ भी हमारे यहाँ कंज्यूम नहीं होती है, हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल नहीं है। तो ये जो आपके सब साउथ वाले हैं उनको बोलिए कि गुजरात में स्पिनिंग मिल लगावे, हम उसको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो देंगे। तो उनका सपना तभी वो सीएम थे तो पूरा नहीं हुआ कि वहां मिलने लगे, क्योंकि तभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने एक प्रपोजल भेजा कि गुजरात में ये बेनिफिट मिलने चाहिए अगर स्पिनिंग मिल लगाते, वो रिजेक्ट हो गया। तो जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने में गुजरात में ये बेनिफिशियरी स्कीम आई कि अगर आप स्पिनिंग मिल लगाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, 5 साल आपको वेट नहीं भरना है, ये इलेक्ट्रिसिटी में फ्री है, ये आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी। तो वो करने से आज गुजरात में 50, 60, 70 लाख गांठ का कंजम्पशन हो गया और इतनी बड़ी स्पिनिंग इंडस्ट्री आ गई। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। तो अब इन्होंने जब ये ठान लिया है कि हम इसको, भारत को स्पिनिंग का हब बनाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट बनाएंगे। लास्ट वीक उन्होंने हम सब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुला के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है सब सजेशन भी उन्होंने लिए हैं। मिनिस्ट्री में भी चेंज आया है, नए मिनिस्टर आए हैं कि हमारे को इंडिया को एक्सपोर्ट में बढ़ाना है, हब बनाना है। जो ये आपने बोला तो वो करना है तो वो करेंगे। वो मुझे इतना उन पे विश्वास है कि जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं। मैंने देख लिया एग्जाम्पल गुजरात का, जो उन्होंने मुझे 2012 में बोला स्टेज पे बैठे हुए, वो उन्होंने 2015 में पूरा कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि गारमेंट और कपड़ा और पावर लूम्स के लिए भी गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम लेके आवे जिससे हमारे देश में जो यार्न के एक्सपोर्टर है उसको यार्न एक्सपोर्ट करना ना पड़े। देश में ही उसके अगर रेट मिल जाते हैं और उतना कंजम्पशन बढ़ जाता है तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। उसके लिए मुझे लगता है 3 या 4 साल में इंडिया में कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये जो अभी कोरोना आया है, जो चाइना की इफेक्ट है, वो भी सब जगह नेगेटिव जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि हम इंडिया से ज्यादा बिजनेस करें, चाइना के बदले हम इंडिया का कपड़ा लेवे, भले हमारे को $2 उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, मगर जो देश ने हमें कोरोना दिया उससे हमें व्यापार नहीं करना, तो उसका भी इंडिया को फायदा आने वाले 3 या 4 साल में होने वाला है। हमारा कॉटन, जिनिंग, टेक्सटाइल सब बूम करने वाला है। आने वाले 3 या 4 साल बहुत इंडिया के लिए, टेक्सटाइल के लिए अच्छे रहने वाले हैं। जी कमल जी। जी अतुल जी, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट आती है कि अगर हम रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट या यार्न का एक्सपोर्ट कम करें और भारत से कंप्लीट सिले सिलाए वस्त्र जाने लगे तो शायद रोजगार की जो संख्या है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक शर्ट बनाने के लिए लगभग 100-125 लोगों की जरूरत होती है जो अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो बटन लगाने का ही काम हो एक छोटा सा। जी
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने तिरपुर में मैं देखता था, जब मैं गारमेंट फैक्ट्रियों में तिरपुर में कई बार मैंने विजिट किया, तो एक पैंट या शर्ट या एक टी शर्ट बनाने के लिए कम से कम 30 जात की उसमें अलग अलग काम होते हैं, जैसे बटन लगाना है, गाज लगाना है, कॉलर लगाना है, चेन लगाना है, इलास्टिक लगाना है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री को काम मिलता है और बहुत गरीब लेबर को इससे काम मिलता है। अगर हम गारमेंट का और कपड़ा हमारा उत्पादन बढ़ाएंगे तो इंडिया में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं कमल जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पिनाकिन जी से एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा और उसके बाद हम दर्शकों के भी सवाल लेंगे जो हमारे पास आए हैं। कोई भी जिन्हें अपने प्रश्न पूछने, अतुल जी से, राकेश जी से या पिनाकिन जी से अथवा रविंद्र गौड़ जी से, वे अपने सवाल हमें चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी देना न भूलें कि ये वेबिनार कैसी लगी और क्या आपके सुझाव और नई बातें होंगी वो हमें जरूर बताएं। पिनाकिन जी, आपसे एक सवाल है कि यदि कोई पार्टिसिपेंट BSE J34 कॉटन वायदा में ट्रेड करना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है इससे? कमल जी, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी पार्टिसिपेंट अपना कॉटन का हेजिंग करता है उसे हमारे मेंबर्स के साथ जुड़ना होगा। मेरे कलीग्स है यहाँ पर गुंजन और दीपक जो हमारे साथ है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर मुहैया कराए हैं। और हमारे मेंबर्स पैन इंडिया है। कोई भी मेंबर जो इक्विटी में रजिस्टर्ड है वो सारे मेंबर्स कमोडिटी के लिए भी रजिस्टर्ड है। उसमें एक सिंपल फॉर्म है जो BSE कमोडिटी के लिए रजिस्टर करने के लिए वो मेंबर दे देगा आपको, और उसी वो एक फॉर्म फिल करके आपका बेसिक KYC देके आप BSE कमोडिटी में बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े। और अगर जुड़ने से पहले अगर आपको BSE के कॉटन J34 वायदा के अगर रेट्स देखने हैं किसी को भी, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हम बिना किसी चार्जेस के सभी को उपलब्ध करा सकते हैं। वो हम आपके सभी स्टेक होल्डर्स को, ट्रेडर्स को, जिनर्स को, स्पिनर्स को मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक बोल्ट प्लस ऑन वेब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपने स्क्रीन पर या अपने मोबाइल में ऐप द्वारा डाउनलोड करें और डेली हमारे प्राइजेस को वो देख सकते हैं। जो उतार चढ़ाव होती है कॉटन के प्राइजेस में BSE के स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। और फिर अगर उन्हें सही लगता है तो किसी भी मेंबर के साथ जुड़े और अपना अकाउंट ओपन करके इसमें हेज करने के लिए अपने आप को जोड़ सकते हैं। उस हेज करने के लिए मेरे टीममेट्स हैं मिस गुंजन और मिस दीपक भट्ट, जिनका नंबर्स शेयर किया गया है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी सभी तरह से प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपको पूरा करके पूरी जी पिनाकिन जी, आपसे इस सिलसिले में एक और सवाल है कि क्या BSE FPO को J34 कॉटन वायदा से जुड़ने पर कोई खास सहूलियत देता है? कमल जी, मैं एक्चुअली आपका पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया, आप रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यह है कि FPO जो है, क्या BSE J34 कॉटन वायदा में अगर कोई FPO काम करना चाहता है, किसान संगठन जुड़ना चाहता है, तो क्या BSE उसे कोई खास सहूलियत देती है? जी कमल जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो FPOs हैं वो इसमें जुड़े, और FPOs के लिए हमने काफी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उपलब्ध अवगत कराए हैं, और जिनमें उनके लिए मेंबरशिप का कोई चार्जेस नहीं है। पहले तो अगर कोई FPO डायरेक्टली BSE का मेंबर बनना चाहे तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। दूसरे, उनके लिए कोई वेयरहाउसिंग या एसेइंग चार्जेस नहीं है। हमारे एसेइंग पार्टनर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही है, और जो हमारे वेयरहाउसिंग पार्टनर है, जो वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो गो ग्रीन है। तो आप वेयरहाउसिंग के लिए भी अगर आपका जो प्रोड्यूस है, जो कॉटन है, उसे अगर आपको स्टोर करना है वेयरहाउस में, तो आप कोई भी अवधि के लिए वहां पर जाकर FPO खुद को रजिस्टर करके स्टोर कर सकता है BSE के एम्पैनल्ड वेयरहाउसेस पर, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है।
और SCI के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। प्लस ओवर एंड अबव दैट बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं जो हम FPO को बता सकते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा FPO इसमें जुड़े और इस प्लेटफॉर्म का पूरा लाभ उठाएं। तो मैं अनुरोध करूंगा जो भी FPO यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं हम BAC के प्लेटफॉर्म पर, वो हमें उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे, और मैं और मेरी टीम सदा तत्पर है आपकी सेवा के लिए और आपको बहुत इजीली हैंड होल्ड करके प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए। जी धन्यवाद पिनाकिन जी। और रविंदर जी, आप तो FPO चलाते हैं। रविंदर जी, आपसे ही सवाल है कि आपका FPO कपास के किसानों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चलाता है? रविंदर जी। रविंदर जी आप हैं? एक सर आपका, हाँ माइक जी कहिए सर। सर हमारे क्या है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर फार्मर्स के लर्निंग ग्रुप बनाते हैं, जिसमें 25 से 30 किसान हम उसमें सम्मिलित करते हैं। तो उन किसानों के साथ हम ग्रुप वाइज हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कॉटन के अंदर जो कंटामिनेशन आते हैं उनको कैसे कम, पेस्टिसाइड यूज को कैसे कम किया जाए, मतलब बेटर कॉटन कैसे बनाए उसको, और पानी का जो वेस्ट जा रहा है उसको कैसे सेव करें, और स्टोरेज उसका एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर डाल दिया उसमें फिर धूल मिट्टी आ रही है, स्टाफ कंटामिनेशन आ रहा है। उसके लिए हम प्रॉपर उसको गाइड करते हैं फार्मर्स को, और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके साथ चलाते हैं सर। तो इससे फार्मर भी काफ़ी अवेयरनेस पैदा हुई है। और आज जैसे मैम सर 6-7 साल से हम वर्किंग कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आज हमने फार्मर की जो कॉस्ट रिड्यूस की बात करूँ तो हमने सर 40% 40 to 50% हमने कॉस्ट रिड्यूस किया सर। इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाए या फिर आप उसका जो वाटर सेविंग देखा जाए तो पूरा कैलकुलेशन करें तो हम 40% हमने एक केस स्टडी भी बनाया उसका। 40% हमने पहले जो कॉस्टिंग लगती थी और अभी जो कॉस्टिंग लगती है उसको हमने 40% रिड्यूस किया सर। और आगे भी हम हमारा ये कोशिश है कि हम फार्मर के साथ पूरा सपोर्ट उनको सपोर्ट देके पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उनको एक अच्छी कॉटन वो प्रोडक्शन ले, अच्छा कॉटन का प्रोडक्शन करें जिससे कि उनको एक अच्छा भाव मिले। जी धन्यवाद रविंदर जी। कमल जी एक पॉइंट मैं मिस कर गया, तो जी कहिए सर, कहिए। हाँ जी कहिए। FPO वाला जो आपका प्रश्न था उसके ऊपर मैं एक पॉइंट मिस कर गया, तो मैं सभी के बेनिफिट के लिए एक बार वो वापस दोहरा लूं कि FPOs के लिए एक खास जो हम फैसिलिटी देते हैं, वो जो FPO का जो M2M होता है, M2M जो लॉस आता है वो FPO को नहीं बेयर करना होता है, और उनको डायरेक्टली एंड में जो फाइनल सेटलमेंट रेट होता है उसी से उनका कॉन्ट्रैक्ट कट जाता है। सो ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जो एक्सचेंजेस स्पेशली सिर्फ FPOs के लिए ये फैसिलिटेट किया जाता है। जी धन्यवाद पिनाकिन जी। राकेश जी एक सवाल रह गया था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मुझे अभी वापस याद आया जब हमने कपास की क्वालिटी और पैदावार की बात करी। देखिए पिंक बालवर्म की जो है उससे क्वालिटी काफी प्रभावित होती रही है भारत में कॉटन की। इस साल कोई ऐसी शिकायत अभी तक आपको कहीं देखने को मिली या क्वालिटी को लेकर के कोई बात आई है कि जहां पिंक बालवर्म के हमले की या उससे कोई नुकसान होने की आशंका आपने सुनी हो? इन नॉर्थ इंडिया में तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर बरसात मॉडरेट होने की वजह से जो फार्मर की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम रहा है, प्रॉडक्ट हेल्थी है, उसकी वजह से नंबर ऑफ स्प्रेज और इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो भी जो है यूज कम हुआ है। जी अब हम जो हमारे साथ दर्शक हैं उनके भी हम प्रश्न लें। एक गौरव सोमानी जी का प्रश्न है कि हाल ही में बारिश
काफी कम हुई है, तो अतुल जी क्या उससे कॉटन की क्वालिटी जो है वो डैमेज होगी या किस तरह से प्रभावित होने की संभावना आपको नजर आती है अतुल जी? जी देखिए, लास्ट 3-4 दिन में बहुत जो बारिश है वो बहुत एक्टिव हो गया है, और हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में जैसे मराठावाड़ा, विदर्भ, जलगांव, ये जो खान एरिया है, अकोला एरिया है, वहाँ लास्ट 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। एमपी में बारिश अच्छा है, पूरे साउथ में तेलंगाना, रायचूर, गुंटूर, कर्नाटका, सब जगह अभी बारिश का जो सेकंड राउंड चालू हुआ है वो बहुत अच्छा है। और ये जो कपास की फसल है वो इतना ज्यादा उसको पानी नहीं चाहिए, अगर टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया तो क्रॉप अच्छी आ सकती है। और इस साल जो हमने रिपोर्ट कलेक्ट करा है, हमारे सारे एसोसिएशन, जो हमारे हर स्टेट के एसोसिएशन है, उनका ऐसा ही रिपोर्ट आ रहा है कि कपास में इस साल भगवान की दया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्हाइट फ्लाई वगैरह या पिंक बॉल वॉर्म्स ऐसी कोई भी शिकायत आज तक नहीं है, और जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो बहुत बढ़िया है। जी कमल जी। जी आपसे ही एक दूसरा सवाल है आलोक मखरिया जी का। उन्होंने जी पूछा कि अतुल भाई क्या जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पर वो जी आने वाले वर्ष में रिमूव होगी या कोई टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को उस बारे में फिर से अवगत कराया जाए? जी देखिए, आलोक जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमने 4 से 5 बार ये इश्यू लिया है, और मैं हर एक मिनिस्ट्री को लिख के बोला कि भाई इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो मैक्सिमम 10 से 12 लाख गांठ इंपोर्ट उसमें ELS कॉटन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की होती है। तो उसके उसके रिप्लाई में हमें ऐसा मिला है कि अभी 10 दिन पहले हमारा जो एसोसिएशन है वो बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे एसोसिएशन का नाम आया कि भाई जब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो 100 साल का एसोसिएशन है और सारे कॉटन का इश्यू वो हैंडल करता है, तो जब वो लेटर लिख के आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंपोर्ट कॉटन ड्यूटी निकाल दीजिए, वो स्पिनर्स के लिए अच्छी है, तो उसके रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये जो ड्यूटी डाली है वो अभी फिलहाल हम उसको निकालने के लिए राजी नहीं है, आगे 2 महीने के बाद हम कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट वगैरह लेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे। तो जब पार्लियामेंट में ही हमारा क्वेश्चन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे आ गया, तो आप सोच सकते हैं कि हमने ये इश्यू कितना कहां तक लिया हुआ है। तो आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मिनिस्ट्री इंपोर्ट ड्यूटी निकालने का सोच नहीं रही है। जी जी अतुल जी, आप ही के लिए एक और प्रश्न है डॉक्टर बालकृष्ण जी का कि अतुल जी इस साल जो कॉटन का एरिया वो कितना रहने की संभावना है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन का एरिया जो है वो 2 से 5% सोइंग इंडिया में इस साल कम हो सकती है, मगर उसके लिए हमें 30 अगस्त तक वेट करना जरूरी है। जी, और देखिए उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर बालकृष्ण जी ने कि अतुल जी आपने बहुत नाइस अपडेशन कॉटन पर दिया है, और राकेश जी को भी उन्होंने धन्यवाद कहा है कि पूरी जो कॉटन पर इस तरह की जो जानकारी मिली है वो आज अद्भुत है। यहाँ पर एक सवाल रूनवाल कॉम्प्लेक्स जी का है, लेकिन उस पर अतुल जी आप पहले ही चर्चा कर चुके हैं, राकेश जी ने भी उस पर चर्चा की है कि कॉटन की यहाँ पर जो है यील्ड डिक्रीज हो रही है। अगर हमने क्वालिटी भी कुछ प्रभावित, तो इस पे आपने पहले ही कह दिया कि बीज जो मामला है लीज में सुधार होना चाहिए। बहुत सारे उपाय कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अदर जो एसोसिएशन है वे सब मिलके कर रही है। गवर्नमेंट अगर अंतिम प्रयास एक अच्छे से करेगी मिल करके सहयोग करके, तो निश्चित रूप से भारत के इन डेटा में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ये मैंने ही आपकी ओर से उन्हें जवाब दिया है। और यहाँ मैं एक इनका सवाल लूंगा वापस रूनवाल जी का, यह है कि सर राकेश जी आपसे उनका सवाल है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कॉटन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन किस तरह हो सकता है इस बार? देखिए कंजम्पशन तो अच्छा ही है, 95 लाख से 1 करोड़ लाख गांठ का कंजम्पशन है, क्योंकि स्पिनिंग मिलों को प्रॉफिटेबिलिटी है और स्पिनिंग मिलें जो है वो सारी जो अच्छे तरीके से चल रही है।
और प्रोडक्शन का सवाल है, प्रोडक्शन अंदाज 65 लाख गांठ के करीब नॉर्थ इंडिया का होगा, जिसमें लोअर राजस्थान, अपर राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान का जो हिस्सा रहेगा लोअर राजस्थान का। 65 लाख गांठ के करीब प्रोडक्शन है, 95 से 1 करोड़ लाख गांठ के करीब का जो है वो कंजम्पशन है नॉर्दर्न इंडिया। कमल जी, ये इस पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये आलोक जी ने और क्वेश्चन पूछा है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक दूसरी एजेंसी का क्या है, वो क्वेश्चन दिख रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो बड़ी 3 एजेंसी है उनके हिसाब से, हर एक के हिसाब से कंजम्पशन का और कैरी फॉरवर्ड का फिगर अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यूएसडीए के हिसाब से इंडिया का कैरी फॉरवर्ड 184 लाख बेल्स है, और जो हमारी सीएबी है, सीओसीपीसी, उनके हिसाब से 118 लाख बेल्स है, और जो सीएआई है जो हमेशा हर महीने अपना रिपोर्ट अपग्रेड करती है, उसके हिसाब से 82.50 लाख बेल्स है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है हर एक एजेंसी में। यूएसडीए बोलता है कि इंडिया में 1,84 लाख गांठ कैरी फॉरवर्ड होगी, सीएबी सीओसीपीसी कहता है 118 लाख बेल्स होगी, और सीआई के हिसाब से 82.5 लाख बेल्स होगी। तो वो डिफरेंस है हर एक एजेंसी में। हमारा जो सीआई का जो फिगर है वो सबसे लोएस्ट है। जी जी राकेश जी, एक सवाल जो है वो आया अरुण अग्रवाल जी का। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सोइंग जो है 15 से 20% घटे, और राजस्थान की वजह से क्या नॉर्थ में कॉटन के उत्पादन को लेकर के किसी तरह की समस्या आपको दिखाई देती है? देखिए, अपने आगे भी बात की थी, अंदाज 2.5 लाख हेक्टेयर की जो है वो बिजाई जो है वो राजस्थान, मतलब राजस्थान के अंदर पानी की वजह से और कहीं जगह अल्टरनेटिव क्रॉप्स की वजह से घटी है। परंतु लास्ट ईयर सितंबर के अंदर बरसात होने से जो 75 लाख 70 लाख के आंकड़े थे वो घट के जो है वो 65 लाख गांठ के ऊपर आ गए थे। अगर 10% एरिया घटा भी है, तो अगर यील्ड लास्ट ईयर जो बरसात होने की वजह से प्रभावित हुई है, अगर वो इफेक्टेड नहीं रहती है और जो पिछले साल जैसी यील्ड आ जाती है, तो 65 लाख गांठ का होना जो है कोई एक बड़ी बात नहीं है। हो सकती है 65-66, क्योंकि यील्ड जो है वो बहुत मैटर करती है एरिया के बाद में। क्योंकि हरियाणा में, राजस्थान के कुछ एक इलाके छोड़ के पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट बरसात जो है बड़े अच्छे समय पे हुई है, और जो भी कम है वो मात्र एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाजिल्का और डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीगंगानगर के अंदर कम है, बाकी जगह सब जगह ठीक। जी अतुल जी, आपके लिए प्रश्न है डॉक्टर बालकृष्ण जी का कि अतुल जी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन इन इंडिया? प्रोडक्शन पूछ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी, यील्ड उत्पादकता लेकर के। लास्ट 3 साल का जो यील्ड है वो करीबन 4.65 क्विंटल्स है जी, पर बेल, पर हेक्टर जी। और हमें एक जानकारी राजेश जी ने भेजी है। उन्होंने कहा कि फार्मर्स खेती में सुधार हो, कई चीजें, पावर सप्लाई का मामला। अगर वो बेल्स में जानना चाहते हैं तो 2.76 बेल्स पर हेक्टर होती है इंडिया में। जी जी यील्ड। और जी अब ये है कि कुछ एक प्रश्न में ये आया है, राजेश जी ने कहा कि किसानों को पावर यानी बिजली सप्लाई बराबर मिले, उन्हें बीज मिले, और पानी की सुविधाएं जो है सिंचाई की, चाहे जैसे अभी हमने देखा था कि नॉर्थ की जो नहरें थी उनमें पानी समय पे नहीं पहुंचा था, बहुत लेट हुआ था। अगर इस तरह के सुधार हो तो निश्चित रूप से हम यील्ड में, उत्पादन में, दोनों में सुधार कर सकते हैं। अतुल जी, वो तो राकेश जी ने अभी बताया ना साहब के वो कैसे उसमें सुधार हो सकते हैं। मैंने भी बताया कि ये 3 जो मेन चीज है, अगर अच्छी सीड मिल गई, अच्छा इरिगेशन एरिया मिल गया, और टाइमली, अगर सितंबर अक्टूबर में जब पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो टाइमली मिल गई, तो हमारे यहाँ क्रॉप और यील्ड में काफी सुधार हम कर सकते हैं। जी अतुल जी, एक प्रश्न आया है, 2-3 व्यक्तियों ने पूछा है। उन्होंने कहा कि सर, ऑर्गेनिक कॉटन जो होता है वो कितना हिंदुस्तान में पैदा होता है, और
उसे हम कहाँ बेच सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कॉटन के लिए बायर कौन होता है? जी देखिए, ये जो ऑर्गेनिक कॉटन का अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा सर। वो थोड़ा अभी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो इश्यू में, उसके बिलिंग में, उसका प्रोडक्शन के बारे में। तो मैं ये माध्यम पे अभी कोई उसके लिए डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा सर। जी जी, आपको अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी प्रश्न हुए हैं, कुछ में केवल जानकारियां दी गई है जो कि आपने पहले दी है, राकेश जी ने भी दी है किस तरह सुधारो। और अब हम इस वेबिनार का समापन करना चाहेंगे। आप सभी का आभार और धन्यवाद। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पर्सन्स को, मोल तोल को आप भेज सकते हैं। अतुल जी और राकेश जी, पिनाकिन जी और रविंदर गौड़ जी, इन सभी से हम जिनसे भी रिलेटेड प्रश्न होंगे उनसे उनका आंसर लेकर आपको जरूर भेजेंगे। आज की जो वेबिनार हुई है इसका वीडियो कुछ समय बाद, यानी आज ही, लेकिन कुछ समय बाद मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट होगा, ताकि सभी लोग आज की जो वेबिनार हुई है उसे फिर से देख सकें। और जो भाई थोड़ी अटेंड करने में पीछे रह गए हैं, नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश, वे भी देख सकते हैं। और हमें लगता है कि आज हमने कॉटन पे काफी अच्छी जानकारियों पे चर्चा की है और सभी इसका लाभ लेंगे। मैं अब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अतुल गणात्रा जी, इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री राकेश राठी जी, डीजीएम प्रोडक्ट्स बीएससी लिमिटेड के श्री पिनाकिन दवे जी और नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री रविंद्र गौड़ जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वेबिनार में फेस पेज पे, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही YouTube चैनल पर जब ये वेबिनार की पोस्ट आएगी उसे जो देखेंगे वहां आप अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, जिसपे अतुल जी, राकेश जी और बीएससी और जो एफपीओ से जो रविंदर जी हैं वे उनका जरूर आंसर देंगे। और मैं आप सभी के फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करता हूं। शुभ संध्या। आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न और समृद्ध रहें, यही बीएससी लिमिटेड और मोल तोल की शुभ इच्छाएं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी जुड़े इसके साथ, हमारे साथ, इसके लिए अतुल जी खास धन्यवाद आपको, राकेश जी खास धन्यवाद, कमल जी, नवजीवन एफपीओ के ओनर, आप सभी और सभी पार्टिसिपेंट्स को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।